अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सैयद। नाजरीन, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से सर्दियां जो आई हुई है उन तमाम सर्दियों का बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप तमाम लोग इस वक्त अंधेरे में हो। अंधेरे में जो है हो अंधेरे में बिल्कुल भी बिजली आपके पास नहीं होगी। जितने भी लोग गांव में रहते हैं अक्सर वो इस वक्त बिजली का शिकार होंगे। बहुत सारे फ़ोन कॉल अभी तक मेरे पास मयस्सर हुए, जिनका कहना था कि हमें बिजली से दो-चार होना पड़ रहा है। जो बिजली चिनाब वैली में बहुत ज़्यादा मौजूद है, चिनाब वैली से बहुत ज़्यादा पैदावार है बिजली की, वही बिजली चिनाब वैली के लोगों को नहीं मिल रही है। आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो। जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा आता है खर्च करने के लिए, लाइन्स रिपेयर करने के लिए, नए ट्रांसफ़ार्मर लगाने के लिए, वो डिपार्टमेंट पूरे साल जो है सोता है। और जब सर्दियाँ आती है, थोड़ी-सी बर्फ़ की बूँदा-बांदी होती है, थोड़ी-सी बर्फ़बारी होती है, तो वो उनकी जो लाइनें होती है, वो डैमेज स्टार्ट शुरू हो जाती है। तो आज बातचीत हम इसी के ऊपर करेंगे। अगर कोई भी भाई मेरा लाइव जुड़ना चाहता है, तो यहाँ पर वो लाइव जुड़कर हमारे साथ बातचीत कर सकता है। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई शायद जुड़ चुके हैं, दिलबर निसार। इनके साथ भी बातचीत करेंगे इसी बिजली के मुद्दे के ऊपर। आखिरकार कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब सर्दियां हमारे इन इलाकाओं में आती है, जब यहाँ पर बिजली का ये आंख मचोली का खेल चलता है, तो कितनी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे एक भाई निसार, दिलबर निसार साहब जुड़ चुके हैं। इनके साथ बातचीत होगी बिजली के मुद्दे के ऊपर। निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस बिजली की आंख मचोली के ऊपर? शायद मेरी जो आवाज़ है निसार साहब तक नहीं पहुँची, क्योंकि ये सिग्नल जो है काफ़ी वीक भी चल रहा है बहुत सारी जगहों पर। नाज़रीन, बिजली की जो आंख मचोली है, जो ही जनवरी का महीना स्टार्ट होता है, दिसंबर का महीना स्टार्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में आंख मचोली स्टार्ट हो जाती है बिजली की। बिजली का आना और बार-बार कट होना, ये एक रिवाज सा बन गया है, रिवायत सी बन गई है हमारे इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में। अगर बात हम करें बिजली की, सबसे ज़्यादा अगर पैदावार है कहीं से बिजली की, वो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा से है। इसी डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है बार-बार बिजली की आंख मचोली का ये छुपन-छुपाई का खेल चलता है। निसार साहब, आप अपनी माइक ऑन करें। माइक यहाँ पर नीचे है, इसको आप ऑन करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम शाहिद भाई। बहुत वालेकुम सा सलाम निसार भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र शुक्र, आप ठीक हो जनाब? सेहत ठीक है? शुक्र है। निसार साहब, लाइव चल रहा है और बात चल रही है बिजली की। सबसे ज्यादा बिजली की जो पैदावार है वो चिनाब वैली से है, और इसी चिनाब वैली को जो है बिजली नहीं मिल पाती है। अक्सर चिनाब वैली के लोग जो है अंधेरे में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके मुतालिक आप? बिल्कुल सर, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम डिपार्टमेंट की भी गलती है, वो पहले तारों को, बिजली को नहीं देख रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कहीं फ्रॉड होगा, कहीं कुछ होगा, इसकी वजह से भी बिजली नहीं आ रही है। मगर इन चीजों को पहले देखना चाहिए था, जो ये देख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हम मुश्किल में हैं, हम बड़ी लोग। तो इस वजह से हम मुश्किलात में रह रहे हैं। निसार साहब, जब गर्मियां होती है, जैसे कि बहुत एक पुरानी कहावत है, जो भालू होता है वो भी अपने लिए जो है शहद जमा करके रखता है 6 महीने के लिए। तो बिजली डिपार्टमेंट में इतना पैसा हर साल आता है, चाहे मैं रिपेयरिंग की बात करूं या अपग्रेडेशन की बात करूं, तो हमारे इस इलाके में, हमारे इन एरियाज में ना ही अपग्रेडेशन होती है, ना ही रिपेयरिंग होती है। जिसकी वजह से ये तारें जो है हर साल जो है थोड़ी सी भी अगर बर्फबारी पड़ती है, तो उसके कारण ये तारें जो है पूरी तरह से डैमेज होती है। क्या ये भी एक फेलियर बिजली डिपार्टमेंट का माना जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इन चीजों पे पहले देखते, इन चीजों पे नजर पहले पहले इनको देखा जाता, कहाँ पे क्या।
मेरे साथ थे दिलबर निसार अहमद जी। नाजरीन जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप अपना अपना कमेंट करें, और अगर कोई यहाँ पर लाइव जुड़ना चाहता है तो वो मुझे मैसेज करें। मैं यहाँ पर एक लिंक आपको दे देता हूँ, उस लिंक में जाकर आप जो है यहाँ पर हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। मेरे साथ सामाजिक कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट सईद तनवीर जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि भरत बगला के रहने वाले हैं। तनवीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीएन न्यूज में। जी अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपका वालेकुम। कि आपने मौका दिया यहाँ पे बात करने का। तनवीर जी, चिनाब वैली सबसे बड़ा खिता जहां पर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की बिजली की अगर पैदावार मानी जाती है तो वो चिनाब वैली से होती है। चाहे मैं भद्रवाह की बात, कुश्तवाड़ की बात करूं, मैं डोडा की बात करूं, मैं प्रेमनगर की बात करूं, मैं यहाँ पूरे इस एरिया की बानहल तक की मैं बात करूं, मैं रामबन की बात करूं, मैं तो पैदावार अगर बिजली की होती है सबसे ज्यादा हमारे इस एरिया में ही, चिनाब वैली में ही होती है। चिनाब वैली के लोग इस वक्त अंधेरे में हैं, आखिरकार क्या वजह है जी? देखें, अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह सबसे बड़ी मेरे नज़दीक पब्लिक यहाँ की है। हमारे पास जो है पावर प्रोजेक्ट्स हैं, 4 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हमारे चिनाब रिवर से चलते हैं, और 19 जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर से निकलते हैं जी। 4 जो है हमारे जो है वो चिनाब रिवर जो हमारा डोडा से निकलता है, हमारे चिनाब वैली से निकलता है। इसमें बदकिस्मती लोगों की ये है कि आज तक हम लोगों ने अपनी डिमांड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक या किसी जो सरकार, साबका सरकारें जो थी, उन तक नहीं पहुंचाई कि हमें इन पावर प्रोजेक्ट से लाइट फराहम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। हम बस इंतजार करते रहे, हमने कई सरकारें बदली, हमने कई मंत्री बनाए, हमने पार्लियामेंट्री मेंबर बनाए, लेकिन अपने लिए जो हमें जरूरत थी, जो बेसिक नीड हमारी थी, इस वक्त भी यही बड़ी चीज है कि हमारे पास लाइट अभी भी दस्तयाब नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो हमें वो लाइट चाहिए थी, वो नहीं दी गई, और हमने बात भी कभी नहीं की। और आज के दौर में हमारे पास जो बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स हमने बनाए, हमने चुनिंदा जो लोग बनाए हैं, वो खामोश रहते हैं। और इस सब की जिम्मेदारी मैं पहले समझता हूँ कि पब्लिक ही कहीं ना कहीं गफलत में है। पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि हमने कौन से लोग आगे भेजने हैं, और जो भेजे हैं आगे उनसे क्या काम लेना है। हर कोई अपने चंद जो है चीजों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी लीडर को सपोर्ट करता है, अपने किसी खास मकसद के लिए। जो अवाम की जो बड़ी चीज होती है, सारी पब्लिक की जो जरूरत होती है, इस वक्त सब लोग जो है अंधेरे में है। चाहे आपको कितना भी पर्सनली फायदा हुआ होगा किसी पार्टी में जाने से या किसी हुकूमत के पास जाने से, लेकिन जब लाइट नहीं है तो आप उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे जो होता है, एक लीडर का और पब्लिक की, दोनों सब मिलके एक काम कर सकते हैं कि वो जो हुकूमत होती है उन तक अपनी जो है मेन डिमांड पहुंचाए, बेसिक फैसिलिटी को पहले लें, उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट को लें। हमारे यहाँ पहले पर्सनल इंटरेस्ट को लिया जाता है और फिर जो है पब्लिक डिमांड्स को, यानी जो पब्लिक के लिए जो चीजें होती हैं उनको बाद में सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये मैं पब्लिक की बदकिस्मती समझता हूँ कि इस वक्त भी हम अगर अंधेरे में है। मैं इस वक्त चिनाब वैली से बाहर हूँ, लेकिन अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, भरत बगला की, तो वहां पे इस वक्त भी अंधेरा है। और मुझे कुछ साथी कॉल कर रहे थे, कुछ दोस्त मैसेज कर रहे थे कि नहीं अब लाइट का क्या होगा, आप किसी एई साहब को फोन करें, डी साहब को फोन करें। तो मैं इस वक्त फोन करने से, मेरे फोन करने से लाइट नहीं आ सकती है, क्योंकि वहां पे फॉल्ट हर जगह बना हुआ है। आपको मालूम है कि अभी जो है बर्फबारी नहीं हुई है, अभी सिर्फ मौसम ने अपना मिजाज जो है वो दस्तक दी है हमारे यहाँ। ट्रेलर जो है अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। अभी हमने सिर्फ दस्तक देखी है बर्फबारी की, और हमारी बिजली कल से चली गई है। इसकी वजह क्या है कि हमारे वहां इंसुलेटर नहीं लगे हैं। इंसुलेटर है वो बिल्कुल है, और कहीं पे पोल नहीं है। मैंने परसों भी जो मैंने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, तो मैंने चंद लोगों को ही बुलाया था, 10-15-20 लोगों को मैंने मैसेज किया था, तो उनमें से 10-12 लोग मेरे पास आए थे। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ की पब्लिक जो है एक तो अच्छे कामों के लिए बाहर नहीं निकलेगी। अगर हम नरेगा की बात करें, तो नरेगा के जॉब कार्ड के लिए 18,000 किसी को नहीं आए वक्त अपने पूरे टाइम पे, किसी को 1,000 कम आया, तो वो एक सरपंच के पास 10 चक्कर लगाता है हफ्ते में, है ना। तो या किसी मेंबर के पास 20 चक्कर लगाता है कि मेरा ये 1,000 कहीं रह गया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब हम इन जैसे इश्यूज पे बात करते हैं तो पब्लिक चुप रहती है, पब्लिक साथ नहीं देती है। तो मैंने जो पब्लिक जी
देखिए, बात किसी ने करनी है। जैसे कि मैंने देखा कि कुछ दिन कबल पहले आपने एक प्रोटेस्ट डोडा पीडीडी के सामने दर्ज करवाया, जिसमें आपके साथ कुछ लोग भी थे। मगर देखिए, ये आपने सही कहा, अगर नरेगा में 1,000 रुपए काम हो जाएगा तो 100 बार डीसी ऑफिस के चक्कर काटेंगे। अगर आंगनवाड़ी जी सेंटर में किसी को छोले या चावल नहीं मिलेंगे तो वो 100 चक्कर जो है डीसी ऑफिस के काटेंगे। मतलब जो हमारी बेसिक नीड है, पानी और हमारी बिजली, ये बिजली। हमारी नीड इस वक्त बहुत ज्यादा। अगर पानी, हवा और बिजली, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नीड बन चुकी है, और हमें ये चीज जो है जरूरी है। ये चीज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर बात करते हैं हम लोगों की, लोग अपने घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। मगर उसके अलावा भी अगर बात हम करेंगे, हर साल करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से पीडीडी के लिए पैसा आता है, रिपेयरिंग के लिए पैसा आता है, इंसुलेटर लगाने के लिए पैसा आता है, पोल चेंज करने के लिए पैसा आता है। मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि गर्मियों के टाइम पर, समर के टाइम पर हमारे इन पोल्स को रिपेयर किया जा रहा है, या इस तार को रिपेयर किया जा रहा है, या इंसुलेटर लगाए जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वो पैसा कहां जा रहा है? जी। देखिए, अब इसमें क्या हम बता सकते हैं, लेकिन जब तक हम देखें कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बड़े दावे हैं, तो जब उन दावों को देखते हुए हम अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट पे देखते हैं तो वहां पे वो जीरो होते हैं। इसकी बिल्कुल। वजह क्या है कि जो है यहाँ पे मटेरियल आता ही नहीं। जब भी हम किसी डिपार्टमेंट के बंदे से पूछते हैं, किसी एम्प्लॉय से पूछते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो वो कहता है हमारे जी स्टोर में कोई मटेरियल है ही नहीं, हमारे पास वो इक्विपमेंट्स है ही नहीं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरफ से सरकार के झूठे वादे, जो झूठे जो है लोगों को एक तरफ का ठगाना, उनसे धोखा करना, सरकार का ये एक सिस्टम बन चुका है। दूसरी तरफ से पब्लिक जिम्मेदार है, क्योंकि पब्लिक अपनी बात नहीं रख पाती है, पब्लिक इसके लिए बात नहीं कर रही है और आप बाहर नहीं आ रही है, तो ये पब्लिक मेरे ख्याल से जिम्मेदार है। और वजह क्या है कि जो पैसा आया, एक दो बार ही हमारे यहाँ पैसा भी आया, वो बात मानने की है, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल किया गया। लेकिन तब गवर्नर इंतजामिया नहीं थी, तब यहाँ पे एक पार्टिकुलर जो है पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत थी हमारे जम्मू कश्मीर में, और उस वक्त उसका दबाव था, और उस दबाव में जो मुलाजिम थे उनको काम करवाया गया। तो उन मुलाजमों ने वो जो चीजें लगानी थी जहां पे जरूरत थी वहां पे नहीं लगाई, उसके बदले में दूसरी जगहों पे लगाए जहां पे जरूरत नहीं थी, और उसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाकर, दबाव बनाकर वो चीजें गलत हो गई। और आज जो है मुसीबत आम लोग झेलते हैं, आम लोग मुसीबत के शिकार हैं। बिल्कुल। निसार साहब से भी बात करेंगे यहाँ पर। निसार साहब, जिस तरह तनवीर साहब ने कहा कि जो है जब ये काम किया गया, ये प्रेशर में किया गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए किया गया, आपका क्या कहना इसके ऊपर है? क्योंकि आप भी इस वक्त अंधेरे में बैठे हैं, शायद आपने कोई मोमबत्ती जलाकर रखी है अपने सामने, और आपका फेस जो है थोड़ा बहुत दिख रहा है। क्या करेंगे, सही बात है। मतलब लोग भी कहीं टाइम पे बाहर नहीं लेकर रहे हैं, ये भी सही बात है। मतलब लोगों का भी ये सोचना है, जैसे हम जैसे लोग हैं, मतलब दिहाड़ी लगाकर आते हैं, अगर एक दिन हम इस मौसम में दिन तोड़ेंगे, एक उधर जाके मतलब 2-2 3-3 दिन तोड़ने पड़ते हैं। हम भी अगर 2-2 3-3 दिन तोड़ने के पीछे जाएंगे, हम मतलब मजदूरी पे हमारी रोजी रोटी चल रही है, इतने भी हम दिन नहीं तोड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे थे, हमने जो अपने मेम्बरान बनाए थे, अपने सरपंच बनाए थे, उन लोगों का काम है, उनको देखना चाहिए था, मतलब कि क्या मजबूरी है, क्या हालात है, क्या काम होना चाहिए था। बिल्कुल। ये चीजें सब उन लोगों ने एडवांस देखनी चाहिए थी। तो अब क्या कहेंगे इससे आगे हम। मैं हमारे मैं साथ आपकी फरीद फरीद फानी भी जुड़ चुके हैं। फरीद भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिजली के ऊपर बात हो रही है और ये काट हो गए तब तक। तनवीर जी, जिस तरह मैंने देखा, रियलाइज किया चिनाब वैली के लोगों का, चिनाब वैली के लोग फ्री में तो बहुत कुछ ढूंढते हैं, मगर घर से निकलना जो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिस तरह मैंने परसों एक नरेगा के ऊपर डिबेट लगी हुई थी चिनाब टाइम पर, मैंने वहां पर एक बात कही, बहुत सारे लोगों को जो है दिल पर लग गई वो। मैंने कहा कि हराम का सब जो है खाना चाहते हैं, मगर हल बहुत कम करके खाना चाहते हैं। उससे मेरे बहुत सारे भाइयों को कमेंट भी बहुत ज्यादा मेरे खिलाफ आए वहां पर। मैंने ये कहा वहां पर, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या जिला इंतजामिया या जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया जो है बायोमेट्रिक का सिस्टम एमजी नरेगा में करती है, तो इससे जो है उन लोगों को फायदा मिल सकता है जो लोग हर साल नरेगा तो करते थे, पर उनको 100% उसका फायदा नहीं मिल पाता था। फायदा उन लोगों को मिलता था जो लद्दाख या जम्मू या हिमाचल जी प्रदेश जी या कहीं और जगह पर होते थे। उनके जो मेम्बरान होते थे या कोई भी अदरवाइज होता था, वो उनसे आधा 50% कार्ड का लेकर उनको जो है मतलब
फायदा उस मेंबर को मिलता था, ना कि आम आदमी को मिलता था। तो बहुत सारे लोगों को ये मिर्ची लगी। आपका क्या नजरिया इसके ऊपर है? इसी तरह जो है बिजली के देखे मसला देखे भी है। अगर अगर हम पहले तो ये हमारे, मैं इनका जवाब देता हूं जो हमारे भाई साहब ने कहा, निसार साहब ने कहा कि हमारे हमने जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाए थे सरपंच मेंबर। मैं मानता हूं कि कई हद तक मैंने भी अपने इलाके में सरपंच मेंबर को देखे, लेकिन हम लोग उनके पास दिन में 10 बार जाते हैं, जितने भी काम होते हैं, कि आपने हमारा काम नहीं किया, आपने हमसे वोट लिया था। इसके बदले अगर हम जी देखें कि हमने बीडीसी को भी अगर इनडायरेक्टली बनाया था, लेकिन बनाया तो था। उसके बाद हमने बिल्कुल। डीडीसी को बनाया, जो हमने एक बहुत बड़ी चीज, जो बहुत जिम्मेदारी थी, और डीडीसी एक बहुत बड़ा ओहदा है, उनको दिया था। क्या वो करते हैं हमारे लिए, हमारे इलाकों के लिए? चाहे हम किसी भी डीडीसी को देखें, सिर्फ एक का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, और उसके ऊपर इनडायरेक्टली फिर डीडीसी चेयरपर्सन बनता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्या मुझे कोई बता सकता है उन लोगों में से जो ये तंज करते हैं किसी सरपंच को या मेंबर को, उसने कोई काम नहीं किया? क्या वो कभी उसके पास गए या अपनी कोई डिमांड रखी? क्योंकि उसके पास पावर है, वो अपनी पावर के जरिए से कुछ बड़ा काम ले सकता है सरकार से। बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग अपने छोटे लोगों को, जिनकी छोटी जिम्मेदारियां होती है, उनसे तवक्का बहुत सारा करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी अच्छी होती है, जो बड़ा काम कर सकते हैं, उनसे हम कुछ सवाल नहीं कर सकते। हम डरते हैं वहां पे बात करने से, वहां पे हमारा लिहाज रहता है, क्योंकि उसके पास बड़ी गाड़ी होती है, उसके पास पैसा होता है, पता नहीं क्या करेगा। मेरे ख्याल से ये बात हो रही है। और बिल्कुल। इन भाइयों ने कहा कि हम दिन तोड़ रहे हैं, दिन तो हमारे जाया हो जाएंगे। मैं कहता हूं जिस वक्त जो लाइट नहीं है हमारे इलाके में, अगर कल से नहीं है, तो हमारा जो बच्चा स्कूल जाता था, जिसने शाम का मतलब आज तो छुट्टियां हैं, लेकिन अगर उसने शाम को बिल्कुल। रिवीजन करना है, उसने अपनी किताब खोलनी है, तो अगर वो नहीं पढ़ सका, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अपने शहर, अपने गांव छोड़कर बड़ी सिटी में जाते हैं, कोई जम्मू जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई गांव से डोडा सिटी में आता है, वहां पर फिर भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी होती है लाइट की। कुछ लोग जम्मू आते हैं, जी लेकिन अगर हमारा बच्चा अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है कि मैं नीट में जो है अटेम्प्ट करूं नीट का, या मैं किसी बिल्कुल। और बड़े एग्जाम का, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम करने के लिए, उस वक्त बेचारे उसकी दिल में क्या गुजरती है। तो हम एक तरफ से वो बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। हमारे बड़े बड़े बिल्कुल। काम जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, हमारी पेंशन बिल्कुल। के कागजात जो है ऑनलाइन निकलते हैं, कुछ बड़े बड़े जो काम है वो वहां पे हो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं हम दिन नहीं तोड़ेंगे तो फिर हमारे लिए फरिश्ता नहीं आएगा। ये भी बात सही है बिल्कुल कि भी नहीं आएगा। मजदूर लोग बेचारे अपना दिन नहीं तोड़ सकते हैं, हम भी उसी तबके से हैं, हम कोई आसमान से उतर के नहीं आए हैं, लेकिन बिल्कुल। वक्त निकालना पड़ता है तब्दीली के लिए। वक्त निकालना पड़ता है हमारे लिए। कोई अब तो कोई बिल्कुल। पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई फरिश्ता भी नहीं आने वाला। बिल्कुल। अब तो यहाँ पे सियासी जमातें बिल्कुल। हैं, लेकिन वो सिर्फ माइकों पे आपको दिखेंगी, वो सिर्फ आपको टीवी सीरियल में दिखेंगे कि वो डिबेट कर रहे हैं। और है भी क्या कि हमारे जर्नलिज्म साहिबान जो है, मैं तो एक वो जी बहुत बड़ा खेल, वो अपना सारा चैनल चलाते हैं, सिर्फ एक लीडर का बयान चढ़ाते हैं, फिर दूसरे लीडर का बयान चढ़ाते हैं, और ग्राउंड पे जो काम दिखाने के काबिल है, जो सरकार तक बातें पहुंचाने की जरूरत है, वहां पे जाते ही नहीं है। मैंने यहाँ जम्मू में भी बड़ी बुरी हालात देखी। तो बिल्कुल। दूसरी बात आपने कही कि जो हलाल और हराम की बात है, अगर हम एज ए मैं मुस्लिम बात करूं, वैसे तो हलाल सबको खाना चाहिए, मतलब मेहनत करके, मेहनत करके, बिल्कुल। सब जितने वही भी मेरे मजहब है मेरा सब लोगों को मेहनत वही करके ही तनवीर खाना भाई, चाहिए। वही मेरा अगर भी वहां पर मेरा इशारा था। बिल्कुल। जी जी, अगर 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 मैं अपने मजहब की बात करूं, तो मेरा दीन मुझे क्लियर ही कहता है कि हराम बिल्कुल तुम पे हराम है। बगैर मेहनत के जो बिल्कुल। इंसान कोई चीज खाए तो वो हराम ही है। तो हम एक बिल्कुल। तरफ से चाहते हैं कि जो मुलाजिम हमारा है, सरकारी मुलाजिम जो है, ठीक है, उसकी तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन उसने मेहनत तो बहुत की होती है। वो रातों को बैठता है, बिल्कुल। वो 30 साल किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके पढ़ने जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, घर वालों का पैसा जलता है, उसके बाद वो मुलाजिम बनता है, और उसके बाद तनख्वाह लेता है। ठीक है, मैं मानता हूं मैं कि किसी हद तक उसकी तनख्वाह अच्छी होती है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारा जो टीचर है, वो सुबह 9 बजे स्कूल आना चाहिए, शाम को 4 बजे वापस जाना चाहिए। हमारा जो दूसरा किसी डिपार्टमेंट में कोई बंदा है, आए और 4 बजे चला, कि वो हराम ना खाए, वो हमारा पूरा काम करे। तो सरकार ने जब मुलाजिम के लिए बायोमेट्रिक लगाया, ताकि हम लोगों के लिए वो पूरा काम करें, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना, पब्लिक के लिए काम बिल्कुल। करते हैं, तो ताकि वो हमारा पूरा काम करे। लेकिन हम फिर जब बिल्कुल। हम पे ऊपर वो बारी आती है कि हम भी पूरा काम करें, इसमें बुराई की क्या बात है? गलत बात क्या है? अगर मुझे 9 to 5 दिन दिहाड़ी मिलती है, 400 500, ठीक है, वहां पे रेट कम है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जिम्नन, कि ब्लॉक में, मनरेगा में रेट कम है, वो तो मानने की बिल्कुल। बात है।
वरना कौन आप अगर हम भी घर में मजदूर को लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने कारपेंटर लगाया जो लकड़ी का काम करता है, हमने कोई दूसरा जो है जो सीमेंट का काम करता है, वो अगर 9 बजे आएगा और 5 बजे चला जाएगा तो एक उसका दिन पूरा देंगे। अगर वो 9 बजे आके 11-12 बजे वापस जाता है, फिर 2 बजे घर से आता है, फिर 4 बजे चला जाता है, क्या हम उसको दिन देंगे? तो नहीं एक तरफ से सरकार चाहती है कि मतलब करप्शन फ्री हो, और दूसरी तरफ से हम लोगों को चाहिए कि हम हलाल खाएं, तभी जाके हमारी जो नस्लें हैं वो आगे बढ़ेंगी, वरना हमारी जो हालत है वो इसी वजह से है। हमारे लोग डरते हैं किसी काम के लिए खड़े होने के लिए, ना हक के लिए। आप देखें अब सरकार ने नया फैसला निकाला है कि तनवीर लाया भाई है थोड़ा सा, तनवीर भाई थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ फरीद फानी साहब भी जुड़े हैं, बहुत टाइम से जुड़े। फरीद साहब आपका भी बहुत बहुत वेलकम एटीएन न्यूज पर। जी शुक्रिया आपका भी। फरीद साहब, बात लगी है अनशेड्यूल काट के ऊपर, जो बिजली का काट हो रहा है। चिनाब वैली में सबसे ज्यादा बिजली की पैदावार है और चिनाब वैली को जो है सबसे ज्यादा अंधेरा दिखाया जाता है। आपका क्या नजरिया है और आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, थोड़ा सा बताइए। जी मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। काफ़ी देर से के बाद से ही, लेकिन मैं लाइव तो आ गया आपके साथ आपके स्टूडियो में, क्योंकि मैं थोड़ा मोबाइल में काफ़ी देर के बाद मैंने खोला तो मैंने देखा वहाँ पे कि आप लाइव आए हुए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी बहस चली हुई थी, तो मैंने सोचा कि मुनासिब समझा कि मैं भी थोड़ा बीच में आ जाऊं। तो इसके मुतालिक कुछ सवालों के जवाब कुछ मैं भी दूं आपको, आप मुझसे सवाल करें, मैं उनके मुतालिक आपको जवाब दूं। जैसा कि आपका सवाल रहा अभी कि चिनाब वैली के अंदर जो है ज्यादातर जो है अभी कटौती आ रही है। बिजली की ज्यादा पैदावार है। बिजली की पैदावार तो है ही यहाँ पे ज्यादा पूरे चिनाब वैली में। जैसे हमारे यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमारे यहाँ पे हैं चिनाब वैली में, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे जो है कटौती आ रही है। तो मैं यही समझूंगा, मैं यहाँ पे मतलब तहसील चिल्ली पिंगल से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल प्रधान भी हूँ माइनॉरिटी मोर्चा का चिल्ली पिंगल से, और जी उसके साथ साथ मैं एक मेंबर पंचायत भी हूँ। मेरी पंचायत तलोगड़ा पड़ती है जो तहसील चिल्ली पिंगल में है और सबसे बड़ी पंचायत है हमारी। तो बिजली का जो ये कटौती यहाँ पे ज्यादा आ रही है, हमारा मतलब ज्यादा पैदावार होने के बावजूद हमें बिजली की ज्यादा कटौती इस कारण से आ रही है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 70 साल जो है हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो है कांग्रेस ने हुकूमत की, ये आप बखूबी जानते हैं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 27 साल हुकूमत की, बीच में पीडीपी भी आ गई, लेकिन ज्यादा बिजली हमारी जो चिनाब वैली में थी। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो बिजली है ये यहाँ से बाहर जा रही है। ये जो है बिजली हमारी बाहर जा रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जो है ये बिजली प्रोजेक्टों को जो है कंपनियों को के हवाले करके और बेच दी है बाहर। तो हमें तो प्रॉब्लम आएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें सुधार लाने के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट जो है इस वक्त आप देख रहे हैं करप्शन फ्री कर रही है। करप्शन को बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जिनसे जो है हमारे लोगों को डायरेक्टली फायदा हो भी रहा है। अभी तो बिजली का जो बहरान है ये तो हमारे ऊपर रहेगा जब तक नहीं जो प्रोजेक्ट जो बेचे गए हैं, जब तक नहीं वो उनसे पूरा वो पैसा वसूल करेंगे, तब तक हम कैसे बिजली को पूरा कर सकेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, आज जो है सर्दियां चल रही हैं। आज सर्दियां चल रही हैं हमारे चिनाब वैली के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए कि पानी जो है जम जाता है और पानी की काफी किल्लत है। देखिए लोगों को ये होना चाहिए कि ये दूसरी चीज है कि अपोजिशन पार्टियां जो है वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ जल्दी जो है आग बबूला हो जाते हैं। नहीं जी ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं वो जो गवर्नमेंट होते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ जो है कुदरती जो वसाइल होते हैं उनसे भी प्रॉब्लम आती है। ये भी एक कुदरती वसाइल, पानी जो है कुदरती वसाइल है। इसमें जो पानी जो जमना और पानी के जमने की वजह से जो है आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे गर्मियां होती हैं, मौसम गर्मा जब होता है, तो आप देख सकते हैं कि हमें कभी कटौती नहीं आती है। हम हिली एरिया में रहते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, पावर एक मतलब 24 घंटे हमें पावर मिलती है, वो 2 घंटा कहीं कंटेनमेंट आती है, उससे वो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आज जो है सर्दियों में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज है बिजली पूरा करने में, आपको पता है आबादी इतनी बढ़ गई है कि बिजली को पूरा करते करते गवर्नमेंट को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये नहीं कि ये कोई सियासी ये मैं कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हकीकत रियलिटी ग्राउंड पे आपको बता देना चाहूंगा।
क्योंकि गवर्नमेंट को भी मुश्किलात आती है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि एक घर में मतलब मान के चलो एक घर में 4 बंदे थे, वो 4 के 4 अलग अलग एक मकान बनने हैं, और 4 मकान अगर बन गए हैं तो 20-20 कमरे, 10 तो हैं ही हर एक आदमी के पास कमरे, और 10 कमरों में 10 बल्ब जल रहे हैं सर। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं, उसके साथ आप देख रहे हैं सर, गीजर चल रहा है, आप देख रहे हैं हीटर चल रहा है, आप देख रहे हैं ब्लोअर चल रहा है, आप देख रहे हैं बॉयलर चल रहा है, आप देख रहे हैं फ्रिज चल रहा है, आप देख रहे हैं मतलब हत्ता कि हम बिजली तो हमें किराया अगर हमें 460 रुपए है, लेकिन बिजली हम 4000 की चला रहे हैं। ये नहीं हम सोच रहे हैं कि ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं। सर मैं अपनी बात करूंगा, आप मैं इस वक्त कैमरा नहीं घुमा सकता हूं, लेकिन मैं अपने घर की बात करूंगा। मैं फुल घर वालों को जलाने नहीं देता हूं, मैं हीटर घर में नहीं लगाने देता हूं। सर अगर हम घर से हम शुरुआत अगर हम घर से करेंगे तो ये चीज जो है बाकी लोग भी करेंगे। जब हम ज्यादा वो शुरुआत अपने घरों से नहीं करेंगे तो हम बिजली को कैसे बचाएंगे, हम गवर्नमेंट को कैसे बचाएंगे? गवर्नमेंट को ये नहीं होती है कि वो आसमान से आई हुई होती है सर। गवर्नमेंट जो होती है वो हम लोगों ने ही बनाई होती है। गवर्नमेंट जो होती है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ये गवर्नमेंट ऐसी चीज होती है सर। अगर हम गवर्नमेंट को चलाना चाहेंगे तो गवर्नमेंट चलेगी, अगर लोग ही नहीं चलाना चाहेंगे तो गवर्नमेंट कहां से चलेगी सर? तो ये चीजें होती हैं। इन चीजों से जो है आज जो कंटेनमेंट जो है ज्यादा आ रही है, लोगों को इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो है तरह तरह के इकदाम उठा रही है, खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर, और मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है बिजली का जो बहरान है ये भी जल्द से जल्द जो है लोगों को इस मुश्किलात से, इस अदालत से बाहर निकाला जाएगा। साहब मुझे बार बार मैसेज कर, जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो जी 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 फयाज साहब, यहाँ पर आशिक साहब एक मैसेज कर रहे हैं बार बार, और ये कह रहे हैं कि ऐड करने के लिए मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर जो है टिक करके जो है यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो फरीद साहब, क्या वजह है आखिरकार बार बार लोग जो है सरकार के ऊपर ही जो है निशाना लगाते हैं, बार बार जो है सरकार को ही शिकार बनाते हैं, जबकि आपका कहना कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। मत चुनाव वैली के लोग फिर क्यों नाराबाजी करते हैं, बार बार कहते हैं कि सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, जम्मू कश्मीर से बिजली ली और दिल्ली में जो है दिल्ली वालों को दे दी, फ्री दे दी, मतलब इस तरह की बातें जो है की जा रही है बार बार। देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा सर, ये सरकार के खिलाफ जो है लोग नहीं होते हैं, ये कुछ चंद अनासिर होते हैं जो सरकार के खिलाफ, जो अपोजिशन वाले होते हैं, उन्हें तो अपोजिशन करना उनका काम यही है। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहूंगा, कांग्रेस के पास सरकार में आने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सरकार में आने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। मैं आपको कहना चाहूंगा जैसे पीडीपी है या अपनी पार्टी है, जैसे बहुत सारी पार्टियां जो यहाँ पे अभी उनके पास जो है सरकार में आने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनके लिए बस हल्ला गुला ही बचा है। लेकिन उनके हल्ला गुला करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहते रहे, टेंशन नहीं, इन चीजों की टेंशन जो है रूलिंग गवर्नमेंट को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इस वक्त। रूलिंग गवर्नमेंट जो है इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप देख रहे हैं इस वक्त जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं सबसे बड़ी चीज कहूंगा, एक तो अमन की फिजा यहाँ पे बहाल हो रही है। दूसरी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने जो है ट्रांसपेरेंसी जो लाई यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो है आप देख रहे हैं, आप तो बार बार आप देखते हैं, आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि ट्रांसपेरेंसी से लोगों को कितना फायदा हो रहा है। उसके साथ साथ मैं बता देना चाहूंगा कि एक गरीब के लिए डायरेक्ट कितना फायदा इस वक्त हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एक ओल्ड एज पेंशन की बात करूंगा, मैं छोटी सी बात करूंगा, मैं 200 या 400 रुपए उसको पेंशन होती थी, वो भी 2 साल के बाद उनको बेचारों को अकाउंट में आती थी। बिल्कुल। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपको बता देना चाहूंगा कि 1000 रुपए डायरेक्ट जो है पेंशन की, और डायरेक्ट जो है ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो अकाउंटों में आ रही है, गरीब सफर नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको कहूंगा कि आयुष्मान भारत की बात मैं करूंगा सर। मैं भी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं। अगर कोई बीमार होता तो 10,000 से ऊपर हमारे पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन मैं 1 महीने पहले की बात करूंगा, मैं सुपर स्पेशलिस्ट जम्मू के अंदर जब गया, मैं 150 पेशेंटों के साथ मिला सर।
150 पेशेंटों को मैंने वहां पे पूछा क्या आपको आयुष्मान कार्ड के तहत लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो मैं ऊपर बात करूंगा। लेकिन एक एक बंदे ने मुझसे कहा कि बिल्कुल सर हमें इसका लाभ मिल रहा है, और 5 लाख नहीं बल्कि 15 लाख तक का इलाज हमें जो है फ्री मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या सर ये कोई छोटा काम, लेकिन हाँ, लेकिन क्या कहें सर, किसको किसको कहेंगे। लोगों की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, लोग कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं मैं किया। यहाँ पर फयाज साहब, फरीद साहब आपको यहाँ पर रोकूंगा, वो तनवीर साहब से बात करूंगा। तनवीर साहब, जिस तरह फरीद साहब फानी ने यहाँ पर एक सवाल उठाया, इन्होंने कहा ओल्ड एज पेंशन जिनको मिलती थी उनको पहले 300 या 400 या 500 मिलती थी, ट्रांसपेरेंसी के जरिए से उनको अब 1000 मिलती है। मगर अब अगर मैं आज की बात करूं तो वेरिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा मुश्किलों का लोगों को सामना उठाना पड़ रहा है। आप भी देख रहे होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे फरीद साहब के इस बात के ऊपर? ये जनाब, मैं इसको पॉलिटिकल नहीं समझता था। ये एक समाजी मीटिंग थी, या हमें समाज में जो प्रॉब्लम है उस पर बात करने की हमें यहाँ पे मोहलत दी गई थी। चलो भाई साहब ने थोड़ा इसको सियासी रंग मेरे ख्याल से दे ही दिया है, क्योंकि सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो इन्होंने वाकई उस पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है। मैं अगर बात करूं, इन्होंने बहुत सारी बातें कही जो मैं सुन रहा था, लेकिन अब मैं आपके लास्ट सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने जो सवाल किया कि पहले जो था पेंशन स्कीम 500 थी, हमने 1000 कर दी है। हाँ, तो ये बीजेपी को मुबारक है कि पहले 450 का मिलता था हमें गैस सिलेंडर, अब वो 1200 का मिल रहा है। तो इससे बढ़कर क्या हो रहा है कि हम पब्लिक के जेब से जो पैसा निकल रहा है वो तो कहीं ना कहीं से आना ही चाहिए कि नहीं। तो आपके वहां जीएसटी लग रहा है, बिल्कुल सीजीएसटी अलग है और स्टेट जीएसटी अलग है, 2 जीएसटी हमको देने पड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब कस्टमर को पर्सनली का जीएसटी लगने वाला है। ये हमारे मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि अगर आप दुकान से 5 रुपए का बिस्कुट भी खरीद रहे हैं तो उसमें जीएसटी आपने भरना है, दुकानदार ने नहीं भरना है। तो अब क्या कहें, हमारी बदकिस्मती ये है, हमारा जो बिजली का बिल जो 300 या 200 रुपए पे आता था उसको अब 460 फ्लैट रेट गाँव में कर दिया है। तो ये सब स्कीमें जो है सरकार की हम पे एक मेहरबानी बड़ी है। तो हम इसकी जो है मेरे ख्याल से हमें खुशी मनानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से इन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जो है एक बहुत बड़ा जो है वो एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो जिससे गरीब लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ आज के जमाने में सिर्फ बीजेपी ने नहीं किया, इससे पहले भी गवर्नमेंट स्कीम आती थी। यहाँ पे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके जरिए से आपने वैक्सीन लगाई, अगर आपने खरीद के लगानी हो तो 4 लाख 5 लाख की वैक्सीन लगने वाली थी तो फ्री मिली, किसने दी? वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे जो मुल्कों से जितने भी कंट्रीज हैं सबसे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, वो फिर गरीब मुल्कों में या जहाँ पे जरूरत होती है, जहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है वहां पे दिया जाता है। चलो मोदी साहब का एक शुक्रिया है कि उन्होंने जो है एक कार्ड बनवाया। हमने दूसरे मुल्कों में देखे, अगर हम पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं तो वहां पे भी बड़े सेहत कार्ड कुछ नाम से वहां पे बन रहा है। तो सिर्फ एक मुल्क में नहीं है, दुनिया के हर कोने में चल रहा है। घूम रहा हूँ, मेरे बड़े फ्रेंड भी हैं जो हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 लाख तक हमें जो है लिमिट है इसकी, इससे ईयरली। तो ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने कुछ हमें फायदे भी दिए। और दूसरे इन्होंने कहा, जो इनकी बातें मुझे लगी कि ये बहुत डीप जो है मेंबर है पार्टी के। चलो अपनी अपनी जहानत है, अपनी अपनी सोच है, इनको अपनी वो मुबारकबाद हो उसकी, हम उस पर क्रिटिक्स नहीं कर सकते कोई क्यों जा रहा है किसी पार्टी में। लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बिजली बन रही है, हम बिजली पे ही बात कर रहे थे ना, तो बिजली जो है जम्मू कश्मीर में 19 प्रोजेक्ट बने हैं, उनमें से 4 हमारे जो प्रोजेक्ट वो हमारे चिनाब रिवर से हैं, चिनाब वैली से, चिनाब रिवर। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसी ने और जितनी भी यहाँ पे पार्टीज हैं लोकल, या जिन्हें हम डेमोक्रेटिक पार्टीज कहेंगे, रीजनल पार्टीज, डेमोक्रेटिक भी मैं उनको मानता हूं कि दूसरी पार्टीज थोड़ा अब उन्होंने रुख बदला है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है बिजली बनाई गई और इसको बाहर बेचा गया। ठीक है, हम उनकी गलती मानते हैं, हमने कभी उस पर उनको सपोर्ट नहीं किया। हम आज भी उनसे गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि ये जो हमारी बिजली है ये बाहर लोग मुफ्त ले रहे हैं। अगर हम देखें दिल्ली के अंदर जो बिजली है मुफ्त मिल रही है लोगों को, दूसरी स्टेट्स में बिजली जा रही है, हमारे घर की बिजली बनी हुई है, तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी हिंदुस्तान की रियासतें कर रहे हैं, और
और इससे फायदा क्या है, सरकार पैसा कमाती है। इस वक्त की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी की, वो दुगना पैसा कमा रही है जहां पे वो बेच रही है बिजली। तो वो पैसा कम से कम अगर वो हमें मुफ्त की बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम उस पैसे में ही कुछ ना कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के लिए इक्विपमेंट्स ही बेचते, क्योंकि हमारे यहाँ से बिजली निकलती है। और दूसरा इन्होंने कहा कि उन पार्टीज ने वो बाहर बेची। तो अगर हम कहें 2014 से सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी और अभी तक है, 2022 भी खत्म हो गया मेरे ख्याल से, 22 तो 14 टू 22 हो गए, 8 साल बीजेपी की सरकार हमारी जो है सेंटर में भी है और कुछ रियासतों में भी है, और यहाँ पे भी इनडायरेक्टली इनकी सरकार है, क्योंकि 14 से गवर्नमेंट बनी तो तब भी बीजेपी बहुत चलती थी, तब भी वो कुछ ना कुछ तो कर सकते थे। उसके बाद इनडायरेक्टली बीजेपी ने हमारे आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया। कोई गवर्नर ने पहले तो अब्रोगेट नहीं किया, बीजेपी दावा करती है कि हमने जो है जम्मू कश्मीर से 370 हटाया। इसका मतलब जब 370 हटाया, यहाँ पे नए इलेक्शन नहीं हुए, तो यहाँ पे जो है गवर्नर रूल वो बीजेपी का लगाया हुआ है। कौन कोई एलजी सुनेगा किसी कांग्रेस के किसी लीडर का? सुनेगा? अगर राहुल गांधी उनको कोई ऑर्डर करेंगे सुनेंगे? या हमारे जो है शेख फारूक अब्दुल्ला साहब या कोई और पीडीपी के जो है लीडर सुनेंगे? अगर अमित शाह साहब रात को फोन करेंगे तो सुबह तक वो दुनिया बदल देंगे जम्मू कश्मीर की। तो अभी भी यहाँ पे इनडायरेक्टली बीजेपी की ही चलती है। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि अगर बीजेपी इतना अच्छा सोचती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो उनको कम से कम 6 साल में जो दूसरी पार्टीज ने जो हमारा बिजली का प्रोजेक्ट, जितनी भी पावर हमारी बनती है वो बाहर बेची, तो ये कम से कम उसको वापस कर दे। 8 साल में हमें हमारी लाइट वापस कर दे। सवाल आया है तनवीर साहब, आपके लिए सवाल आया है। आशिक हुसैन नीचे से आटे का रेट बोल रहे हैं। आटा वो तो छोड़िए, वो तो लोगों को तो खाने के लाड़े पड़ गए हैं। 12 रुपए 13 रुपए आटा जो केजी मिलता था वो अब 40 रुपए में मिल रहा है। और जो हमारे जो है स्टोर जो थे, जो हमें यहाँ जो गवर्नमेंट स्टोर जो थे, वहां पे आपको चीनी मिलती थी सब्सिडी रेट पे, वो बीजेपी ने बेचारों ने बंद करवाई क्योंकि लोग बहुत ज्यादा खा रहे थे। आपके मनरेगा में जो है गवर्नमेंट लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था। चाहे करप्शन थी वो तो आज भी हिंदुस्तान में है, पूरे जम्मू कश्मीर में है, हर जगह है, हम देख रहे हैं, हमारी भी आंखें हैं। लेकिन अगर मनरेगा में करप्शन है तो जनाब इन्होंने उसको बंद ही मेरे ख्याल से कर दिया। वो तो कम से कम मिलते थे 18,000 लोगों को, वो भी बंद हो गया। तो डिमोनेटाइजेशन हो गई, तो हमारे लोगों ने सफर किया। और आपका तेल जो 120 130 केजी मिलता था, आज वो 220 240 केजी मिलता है। तो गरीब का खाना बेचारा अब वो जो उसके लिए मतलब एक किस्म का जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। तो आपकी जो है दूसरी चीजों में जब कीमतें बढ़ी हुई है, आपका बस फेयर बढ़ा हुआ है, आपका एयरपोर्ट जितना भी है वो या जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो सब महंगा हो चुका है। तो ये बीजेपी की देन है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, खुसूसन हमें यहाँ है हमारी जो होती है वो अवेलेबल नहीं है। हम किससे बात करेंगे, वो कोई सुनने वाला नहीं दिया है। तो चलो शुक्रिया बीजेपी का कि हमें थोड़ा सा फरीद साहब, मैं आपकी बात खत्म नहीं करने दूंगा। यहाँ पर आशिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये भी जो है काफी मतलब देर से हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ऐड कीजिए, मगर ये जो हमारा लाइव होता है ये प्रोफेशनल तरीके से होता है, ये लिंक के थ्रू ही होता है। फरीद साहब, तनवीर साहब ने यहाँ पर कुछ सवाल उठाए पार्टी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी से है तो आप सवाल तो बनते ही हैं। जी 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 जी, देखिए मैं सही तनवीर साहब को मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने अभी कहा कि महंगाई, आटा महंगा हो गया, इन्हें कहा गैस सिलेंडर महंगा हो गया, लेकिन आप थोड़ा चेक कीजिए, आप परसेंटेज को देखिए कि कांग्रेस के दौर में कितनी महंगाई बढ़ी थी और भारतीय जनता पार्टी के 8 सालों या 8 नहीं 6 ही रखे, 2 साल तो आपको मालूम है 2 साल कोरोना रहा, 6 सालों में आप परसेंटेज निकाले ना, आप उधर जाइए गूगल पे और चेक कर लीजिए कि 2 कुछ परसेंटेज जो है 8-6 सालों में इन्होंने महंगाई को बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस के दौर में देखे कि 97% महंगाई की कितनी वो दिखा रहा है कि बढ़ी हुई है 70 सालों में। इस चीज देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं आपको बता देना चाहूंगा, महंगाई की बात आपने की, गैस सिलेंडर जब 450 का था, लेकिन तब मजदूर को मजदूरी 70 रुपए मिलती थी, 80 रुपए मिलती थी जब कहीं लोकल काम पे जाते थे हम। लेकिन आज उसी मजदूर को 500 से 600 से कम मजदूर नहीं मिलता हमें। एक चीज, दूसरी चीज आपने कहा कि आटे का रेट बढ़ गया। आटा कौन भेज रहा है? आटा हम जैसे किसान वो बेचारे हैं जो आटा भेज रहे हैं, वो कोई गवर्नमेंट नहीं भेज रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा तनवीर साहब, देखिए खुद कफालत हम लोग
लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोग खुद कफील हुआ करते थे एक दौर में। तेल की बात करते हुए मैं अपने घर की बात करूंगा, साल का तेल हमें खुद अपने निकल के फिर भी बेच देते थे हम 20-40 लीटर सरसों का तेल। ये हकीकत में कहता हूँ। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, मक्की हमारे घर में कम से कम कुछ नहीं तो 1000 केजी मक्की मेरे घर में निकलती थी, लेकिन आज वही मक्की मेरे घर में 200 केजी भी नहीं निकलती है, 100 केजी पे आ गई है। यानी खुद कफीली हमारे अंदर थी, तो हमें वहां से बचत आ जाती थी। अगर मक्की ज्यादा निकलती तो हम बेच के चावल लेते, गुंदम लेते। तेल निकलता था तो तेल हमने खरीदना नहीं था। अच्छा, बालन हम जंगल से लाते थे, हम चूल्हे पे आग लगा जलाते थे और हमें गैस की जरूरत क्यों पड़ती। लेकिन आज तो हम खुद स्पेशल बन गए। हमें तो अगर मैं कहता हूँ मुझे अगर 10,000 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा, मैंने लेना ही लेना है, क्योंकि मेरे घर वाले बालन के लिए जाएंगे नहीं जंगल में। देखिए, अपने आप को भी टटोलना चाहिए, हमें अपने गरीबों को भी झांक के देखना चाहिए कि हम कितने खुद कफील है। अगर हम खुद कफील होते तो हमें तेल नहीं खरीदना पड़ता 200 या 250, ये भी हमारा किसान भाई भेज रहा है हमारे लिए। अगर पंजाब से राशन हमारे लिए नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे, कहत साली आ जाएगी। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि पंजाब में उगा रहे हैं किसान और हमारे लिए भेज रहे हैं। ये तो किसानों का एक सिस्टम होता है भाई, किसानों से लेके तो गवर्नमेंट हमें दे रही है। रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट अपने तरीके से देखिए 70 साल यहाँ कांग्रेस ने हुकूमत करके यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान की बुनियादों को जो है हिला के रख दिया हुआ है, खोखला करके रख दिया हुआ है। ये मैं हल्फन कह रहा हूँ आपको। लेकिन आज जब 6 साल से यहाँ पे बीजेपी हुकूमत कर रही है, तो या मान के चलो 8 ही साल रखो, इसको सुधारते टाइम लगता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक मकान का जब हम प्लस उठाते हैं, डीपीसी डालते कितना टाइम लगता है, फिर उस पे जो है हम दीवार खड़ी करते फिर कितना टाइम, फिर जब टॉप अप पे हमारा स्लैब आता है कितना टाइम लगता है, उसके बाद जब हमें छत डालनी होती है तो छत तैयार करने में कितना टाइम लगता है। और यही हाल हमारे हिंदुस्तान का है जो कांग्रेस ने किया हुआ है। आपने कहा टैक्स की बात, आपने कहा जीएसटी की बात। अगर जीएसटी नहीं लगेगी तो और क्या होगा, काला धन कितना रखा हुआ है आपको क्या पता। तनवीर साहब, आप और मैं तो हमारे पास तो हमारे जीएसटी लगेगी ना कुछ, हमारे पास तनवीर साहब नहीं। किसी बात का जवाब देना चाहते हैं तनवीर साहब? बिल्कुल जी। हमारे फरीद साहब ने कहा कि जो है लोगों से जो है टैक्स वसूल किया जाता है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने 70 साल में सरकार को, देश को लूटा है। तो मैं ये कुछ मोदी जी साहब की बातें कह रहे हैं कि अपने अंदर को टटोलो कि हम लोग मेहनत करना छोड़ गए हैं, हम लोग मक्की नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब हमें 70 साल जो कांग्रेस ने हमें 70 साल में यहाँ तक पहुंचाया था, ये चाहते हैं कि हम पीछे वहीं जाएं जो 70 साल पहले हम कांग्रेस ने जो उठाया जहां से था वहीं पे छोड़ के आए। तो और दूसरी है बड़ी मोदी साहब की तरह बहुत अच्छे अंदाज में कह रहे हैं कि हमको मेहनत करनी चाहिए, वो भी बेरोजगार मैं आपको बता देना चाहूंगा तनवीर साहब, वहां पहुंचाने की बात नहीं है। बहुत जल्दी मैं आपको श्योरिटी के साथ कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्दी तरक्की होगी और बहुत जल्दी जो है आप देखेंगे कि बेरोजगार। इन्होंने कहा मोदी साहब की तरह बहुत ये भी बड़े अंदाज से भाषण दे रहे थे कि यहाँ पे जो हमने मेहनत करनी छोड़ दी, हमने अपने अंदर को टटोलना छोड़ दिया, जमींदारी छोड़ दी। यूपी में एक छोटा सा एग्जाम हो रहा था 6 महीने पहले, तो वहां पे 36 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरा था, वहां पे उन्होंने अप्लाई किया था। और वो मोदी साहब तब भी हमें कह रहे थे 2015-16 में, मुझे अभी याद है, कि आप पकोड़ा बेच के खाएं, मतलब पकोड़ा बेचें। आप अगर बेरोजगार हैं तो घर के किसी बाहर या किसी यूनिवर्सिटी के बाहर, किसी कॉलेज के बाहर पकोड़े लगाएं, जो दुकान लगाएं, तो वहां से आपका रोजगार चलेगा। तो इस तरह की बातें नौजवानों से कहना ये बहुत ही मेरे ख्याल से शर्म की बात है कि जो बच्चा पीएचडी स्कॉलर हो, इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए था, किसी अस्पताल में डॉक्टर होना चाहिए था, वो पकोड़े बेचेगा और अपनी जिंदगी गुजारेगा। जिसने 30 साल पढ़ाई की और फिर जाके वो खेती बाड़ी करेगा, तो ये बदकिस्मती की बात है। अगर हम डिजिटल इंडिया, बिल्कुल तनवीर साहब बदकिस्मती, देखिए तनवीर साहब, मैं आपको बता देना चाहूंगा बदकिस्मती की बात इसमें क्यों आती है। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने इस वक्त जो है मेरिट बेस बनाया हुआ है, जिसका मेरिट जिसका अपना करतूत होगा वो नौकरी पाएगा और जिसको नहीं होगा कोई नौकरी नहीं पाएगा। मैं बात करूंगा अपने बच्चों। देखिए मैं आपको बताऊंगा, आपने अगर अच्छी पढ़ाई की होगी, आपने अगर सही पढ़ाई की होगी, आपको नौकरी हर मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आज जितने भी लग रहे हैं, मैं भाई के पोते की बात कर रहा हूँ। तस्लीम साहब वानी का नाम सुना होगा आपने? एक मिनट तस्लीम साहब वानी का नाम आपने सुना होगा। इस वक्त वो ड्यूटी कर रहे हैं, केएस ऑफिसर हैं, बीडीओ चिनगाम है उधर छात्रों में। उनका मेरिट था और उनने केएस एग्जाम पास किया और बीडीओ बन गए।
अगर मेरा मेरिट होता तो मैं भी कुछ बन जाता। देखो मेरिट की बात है आप यहाँ लाखों में एक ही बात पे। करें, वो मेरे भी नहीं, यहाँ चोर बाजारी बैकडोर एंट्री बंद हो गई है। बीजेपी हुकूमत में कोई बैकडोर एंट्री नहीं होगी। यहाँ मेरिट होगा, जनाब, जिसको आप तो मेरिट बीजेपी होगा, की तरह जिसकी पूरा अच्छी पढ़ाई आप तो होगी, वो पूरा नौकरी पाएगा। आप तो पूरा सरकार की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह बीजेपी लोगों को बेवकूफ समझती है। आपको नहीं पता कि यहाँ पे जेकेएसएसबी में कितने स्कैम आए। आप फाइनेंशियल वो जो थे तनवीर साहब, देखिए, तनवीर साहब, देखे यहाँ पर आप दोनों को रोकूंगा। तीनों में जो है, आप तीनों दोनों को बड़ी जो रोकूंगा। चीजें थी इनमें जेई में जो है स्कैम आया। आप तनवीर साहब, आप दोनों जहां को पहले स्कैम रोकूंगा मैं यहाँ पर। जहां स्कैम आ रहा है वहां सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। जहां स्कैम आ रहा है वहां सीबीआई वहां इंक्वायरी। कांग्रेस और एनसी की गलती है, और जहां पे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस और एनसी की गलती नहीं। मैंने कहा जहां स्कैम आ रहा है वहां पे सीबीआई खुद इंक्वायरी कर रही है, और जो फंस रहा है उसको जेल भेजा आप जा रहा है। जनाब, आप 70 साल में जो क्योंकि कांग्रेस ने किया था, आप 70 साल में बीजेपी के अंदर स्कैम ही करते रहेंगे और बीजेपी ठीक के करते अंदर कोई रहेंगे। corruption नहीं तब तक करेगा। नौजवानों का क्या हाल होगा, तब तक बेरोजगार जो बैठे हैं उनका क्या हाल होगा, वो कब तक। तनवीर साहब, आप वेल एजुकेटेड मेरी मैन एज लगते हैं 28 मुझे। को मैं है। एक मिनट जरा मेरी बात सुनिए। आप वेल तब तक एजुकेटेड मेरा मैन लगते मैं हैं। 10 आप साल बहुत अच्छे जहीन आदमी मुझे लगते हैं। मुझे आप बताइए, 2014 का आंकड़ा मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर में 32% बेरोजगार थे, और आज लीजिए आप 2023 का आंकड़ा लीजिए आप, 35% बेरोजगारी है। यानी कि पॉपुलेशन भी उतनी है, और इतनी बेरोजगारी बीजेपी में नहीं बढ़ी है जितनी कि कांग्रेस के दौर में यहाँ बेरोजगारी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता 15,000 पोस्टें जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, जो है जनाब, आप जो है तो 15,000 पोस्टें आप निकल रही कांग्रेस है। से, आप बीजेपी की जो हुकूमत है उसको शर्म आनी चाहिए। वो कांग्रेस से मुकाबला कर ही नहीं सकती है। कांग्रेस के टाइम में एवरी 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर सेंसस होती थी, पॉपुलेशन की, एजुकेशन की, हर चीज की, इकोनॉमिकली ग्रोथ की। लेकिन आपके टाइम में अब 2013 हो गए, 2023 हो गए, हालांकि 2021 में सेंसस होनी चाहिए थी। आपको 2 साल मजीद हो गए, आपने सेंसस नहीं करवा पाई, तो आप उनको एडजस्ट क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने कांग्रेस की की बात बहुत बड़ी तनवीर चाल। साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। हम कांग्रेस से कैसे मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो 1,000 रुपए पे मुलाजिम लगाया करप्शन करके। हम तो तनवीर करप्शन साहब, न करेंगे ना, होने दोनों देंगे को करप्शन। दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ तीसरे पैनलिस्ट भी है, आशिक हुसैन, जो कि बहुत टाइम से यहाँ पर रुके हुए हैं। इनसे हमने बातचीत नहीं की। आशिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह आपने देखा कि हमारी जो बहस लगी हुई थी अनशेड्यूल पावर काट पर लगी हुई थी, और ये जो बहस है ये काफी मुद्दों में अब इस वक्त डिवाइड हो चुकी है। आशिक साहब, आपने तमाम सवाल और तमाम जवाब सुने, आपका क्या नजरिया है? आप भी अपना नजरिया बताइए। किफायतुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप जरा दोबारा रिपीट कीजिए, मुझे कॉल आई थी बीच में। आशिक साहब, आपने तमाम बहस सुनी। आपने आज का जो हमारा मुद्दा था वो अनशेड्यूल पावर काट के ऊपर था। जैसे कि कल बारिश लगी थी, और कल से ही जो है चिनाब वैली के बहुत सारे इलाके हैं, जिसमें मेरा भी इलाका एक है। मेरे पास इन्वर्टर है, इसलिए मेरे पास पावर है। नहीं तो आप भी इसी इलाके के रहने वाले, इसी लाइन के रहने वाले हो, आपके पास भी पावर नहीं है। जो ही हवा थोड़ी सी आती है, हमारी पावर जो है शमशान चली जाती है। तो इसके ऊपर बहस लगी हुई थी, और बहस जो है काफी हद तक आगे बढ़ रही है। ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आकर अटक गई है। आपका क्या नजरिया है? जी किफायतुल्लाह साहब, आपको ये इल्म है कि मैं भी अभी टार्च मेरे पास ये जल रही है, और मैं भी इस वक्त बिल्कुल, मुझे अंधेरे पता में है। हूँ आज। जी जी। तो जहां तक लाइट का इशू है, हमारे सामने यहाँ पर सैयद तनवीर साहब भी मौजूद हैं। इनको ये इल्म है कि परसों हमने एक प्रोटेस्ट लाइट के खिलाफ किया था। तो हम फिर, मुझे लग आज भी गुजार रहे हैं 2023 में। जी, आ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है आशिक भाई, आपकी आवाज आ रही है। जी, मुझे लगता है कि हम 1947 वाली जिंदगी गुजार रहे हैं आज भी 2023 में। जी, तो काफी बार हम आवाज उठाते हैं, लेकिन खालिस वो आवाज कुछ हदूद तक महदूद रहती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो जिस चिनाब वैली में कहा लाइट फ्री मिलनी चाहिए थी लोगों को, फ्री देने के बजाय 460 रुपए बिल आ रहा है लोगों को। बिल्कुल जी, मुझे नहीं लगता है ये गरीब आवाम के लिए कोई अच्छा कदम कोई उठा पाएगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा में। मुझे नहीं लगता है। दिन ब दिन यहाँ पर लोगों के साथ ज्यादती की जाएगी। इसके अलावा एमजी नरेगा का
जी, इसके अलावा एमजी नरेगा का जो मसला है, इस पे कानून जी। एनएमएमएस का जो कानून लागू किया जा रहा है, दिन ब दिन वो भी गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है। इसके अलावा पेंशन का जो मसला था, उस पे भी गरीबों को सताया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कितना खिलवाड़ गरीबों के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल। जी आशिफ भाई, यहाँ पर मेरे साथ एक पैनलिस्ट थे फरीद अहमद फानी साहब, जिन्होंने काफी बातचीत वार्तालाप की। तनवीर भाई के साथ काफी बहस मबहस भी हुई। एक तरफ से मुझे नहीं लगता तनवीर भाई किसी पार्टी के साथ जो है ताल्लुक रखते हैं, मगर फिर भी एक तरफ से बीजेपी के जो है मुस्लिम मोर्चा के एक मतलब मेंबर थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और तनवीर भाई ने भी जो है काफी सारे जवाब दिए। जिस तरह फरीद अहमद फानी साहब ने कहा कि बीजेपी जो है वो इस को ट्रांसपेरेंसी में लाना चाहती है जम्मू कश्मीर को, मगर जहां से बात अगर मैं करूं आर्टिकल 370 की, भाजपा की तरफ से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो है नौकरियों की जो है बौछारें मिलेंगी। जहां तक मुझे लग रहा है कि जो भी यूथ मेरे साथ मिलता है, अक्सर मैं चलता हूं और यूथ काफी मेरे साथ अट्रैक्ट होता है, मेरे साथ बातचीत होती है यूथ की। मैं बहुत सारे यूथ को देखता हूं जो अनएम्प्लॉयड है इस वक्त भी, ड्रग्स में मुतल्ला हो रहे हैं, नशा के साथ जो है उनका उठना बैठना है, नशा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर पूछता हूं क्यों करते हो नशा, तो उनका ये कहना है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास काम करने के लिए नहीं है। तो क्या बताना चाहेंगे फरीद साहब के लिए आप? जी, मैं फरीद साहब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। वो अभी बता रहे थे वो छत डालना चाहते हैं। वो जी। छत डालना नहीं चाहते हैं, वो छतों को उजाड़ना चाहते हैं। आपको पता है अनकरीब डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी 31 तक मैंने सुना कि जितना भी स्टेट लैंड लोगों के पास है उसको वो खाली करवाना चाहते हैं। जी। परसों ही आपने इतना हंगामा देखा कि 50,000 लोगों को बेघर किया जा रहा था। बिल्कुल। मैं कोर्ट का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं कि कोर्ट ने एक फैसला उनको राहत दी। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, फरीद साहब तक ये आवाज अगर जाएगी, बीजेपी लोगों को छत नहीं दे पाएगी, अलबत्ता छतों से यानी घरों से बेघर कर डालेगी, जहां तक मेरा अंदाजा, बिल्कुल। जहां तक मेरा ख्याल है। इसके अलावा जो यूथ की बात है, आजकल जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपने परसों ही देखा एसआई का एग्जाम हुआ, उसमें कितना स्कैम पकड़ा गया। इसके अलावा भी जितने भी यानी पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि उन सबको नौकरियां मिल पाएंगी। इसके अलावा ये बिल्कुल। पीएचई वाले जो हैं या रहबर खेल में जितने हैं, मुझे तो नहीं लगता है उनका मुस्तकबिल कभी दुरुस्त हो पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि इसमें खालिस तनवीर खोखले भाई। वादे किए जा जी। रहे। जी बिल्कुल तनवीर भाई, जिस तरह आपने भी इल्जाम लगाया कि जेके एसएसबी के एग्जाम में, फायर सर्विस के एग्जाम में जो है बहुत सारी धांधलियां हुई, बहुत सारा करप्शन हुआ, तो यहाँ पर आशिक भाई ने भी यही बात कही। तो किसको आप ये सुनाना चाहते हैं? आखिर किसको इसका जिम्मेदार आप समझते हैं? किसने आखिरकार करप्शन की इसके ऊपर? किसने स्कैम इतना बड़ा किया कि आप बार बार जो है ये चीज सुनने को मिलती है मीडिया में कि जेके एसएसबी या फायर इमरजेंसी सर्विस में जो है स्कैम हुआ? आखिरकार जिम्मेवार कौन है इसका? देखें, जो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, जब भी किसी अच्छे काम की बात आती है तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने बड़ा कुछ किया। 70 साल में जी। कांग्रेस रह गई, जो काम नहीं कर पाई वो हम करके दिखाएंगे। 370 जी। नहीं तोड़ सका था, हमने तोड़ा। हमने बेरोजगारी खत्म की, हमने फॉरेन पॉलिसी अच्छी चलाई, हमने ये किया, हमने वो किया। तो मैं कहता हूं ये भी बहुत अच्छा काम है। जो ये स्कैम चल रहे हैं ये भी बीजेपी का बहुत अच्छा काम है, लेकिन थोड़ा सा मीडिया में आने की, इसको थोड़ा हाइक देने की बहुत जरूरत है कि जितने भी स्कैम हुए वो बीजेपी के टाइम में हुए, वो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुए थे। मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन जब ये जी। बातें करते हैं, जब भी किसी कोई सा छोटा सा काम होता है ना, तो कहते हैं हमने जी किया, हमने जी किया, हम करेंगे। तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमने किया, ये किसी और ने किया। जब अच्छा काम हो तो वो अपने आप में ले लो, वो क्रेडिट खुद को लेना चाहते हैं। जब भी कोई थोड़ी सी गलती होती है तो वो ठोकते हैं कांग्रेस या एनसी या किसी और के ऊपर। तो आपके टाइम में, बीजेपी के टाइम में ये सब हो रहा है, ये धांधलियां, ये करप्शन। इससे बढ़कर करप्शन क्या होगी कि 40 लाख या 1 लाख 20 लाख 2 लाख जो लड़के हैं वो फॉर्म भर रहे हैं और 2-3 साल वेट कर रहे हैं, उनके उसके बाद वो एग्जाम क्वालिफाई भी कर चुके हैं, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे स्कैम हुआ है, उनकी जिंदगी जाया, उनका जो फ्यूचर जाया कर देते। इससे बढ़कर करप्शन क्या हो? करप्शन सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये सब करप्शन में आता है और इसकी जिम्मेदारी हेड ऑफ स्टेट को आती है।
वहां की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों आती है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को आती है, इसके नाक के नीचे ये सब चल रहा है। यहाँ पे एलजी साहब क्या कर रहे हैं, जब तक ना उनके जो नीचे ऑफिसर हैं, जिनके नीचे ऑफिसर जो करप्शन कर चुके हैं, जो इसमें मुलविस हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास डर नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर डर होता, अगर यहाँ पे कोई अच्छी हुकूमत होती, तो मेरे ख्याल से कोई एक पैसा इधर उधर नहीं करता, फिर लाखों और करोड़ों के गफला करके नौजवानों का जो है फ्यूचर जाया कोई नहीं कर सकता था। ये सब जिम्मेदारी और ये लाया जो है सिस्टम बीजेपी का दिया हुआ है, ये तोहफा जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने दिया है। तो इससे क्या कहेंगे इससे आगे? तनवीर भाई, अच्छा मैं यहाँ पर जो है डिबेट जो है अभी तक 54 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है। यहाँ पर जाना चाहूंगा, आज आप जम्मू में हैं और जम्मू में जो बीजेपी का ऑफिस है उसके बाहर एनवाईसी एम्प्लॉयज की मैं बात करूं या पीएचई की मैं बात करूं या अन्य डिपार्टमेंट जो है जो डेली विजर तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक उनका मसला हल नहीं किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा बताइए, जो सूरत हाल जम्मू का है और खास करके बीजेपी ऑफिस के बाहर का है, वो थोड़ा सा बताइए। उसके बाद हम आशिफ साहब के पास जाएंगे, उसके बाद डिबेट को खत्म करेंगे। देखें, मैं अभी उनके पास नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मैं किसी और काम में थोड़ा बिजी था। लेकिन क्या कर पाएगी जो है इस वक्त की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन? सवाल तो आता है कि यहाँ की जो हुकूमत बीजेपी की सेंटर में है, वही बड़े फैसले लेते हैं। वो जो आर्डर वहां से करते हैं वही एलडी साहब कर सकते हैं, उसके बाहर वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ अगर आप जम्मू में आएंगे तो आपकी जो सड़कों की हालत जो है, वो हमारे भरत रोड जो है ना, उससे कहीं बदतर है। यहाँ के खड्डे इतने का, जब खड्डे में गाड़ी जाती है, हम तो वहां पे चला रहे थे कि यहाँ पे खड्डे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर भी अच्छे हैं। वहां पे फिर भी मिट्टी है, यहाँ पे ऐसा खड्डा है कि आप जब नीचे जाते हैं ना तो आपको चीखना जरूर पड़ता है। और हर जगह यही हालत है, हर मोड़ पर वही हालत है। मतलब जो खड्डे मतलब जो भारत रोड और जम्मू की जो जम्मू जो स्मार्ट सिटी है वो मतलब एक समान हो चुकी है अब, एक है? एक एक जैसी है, क्योंकि बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बराबर है। जो लोग स्मार्ट सिटी में रहते हैं वो भी हमारी तरह हैं, जो हम देहातों में पहाड़ों में रहते हैं हम भी उनकी तरह है। तो कोई फर्क नहीं है और कोई पूछने वाला क्या लगता नहीं है है। आपको, क्या लगता है और कब होगी भारत रोड और कब होगी जम्मू की स्मार्ट सिटी जो है पूरी तरह से ठीक, पूरी तरह से रोडें हमारी जो है कब तक ठीक होंगी? देखे देखे भरत रोड के लिए पैसा भी आया हुआ था, टेंडरिंग भी हुई, लेकिन बदकिस्मती है कि वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है कि काम नहीं होने दिया जा रहा है। शायद वो पैसा वापस लेना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जब तक ना कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में आएगी तब जाके हमारे जो काम होंगे, तब जाके ये चीजें हल होंगी। वरना यहाँ पे जो है वीआईपी गुजर रहे हैं हमारे, जो है कल अमित शाह साहब यहीं पे थे, मैंने वहां पे देखा कि वो वहीं उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिधर की वो हालत है, जिधर के वो खड्डे हैं। तो जो हुकूमत थोड़ा सा पैथोल नहीं बच सकती, थोड़ा सा खड्डा नहीं बच सकती है, तो वो पूरे जम्मू कश्मीर को क्या चलाएगी? उनके ख्वाब है, मेरे ख्याल से वो बड़ी गफलत में है। उनको नहीं लगता है, जिस उनको तरह नजर नहीं से आ रहा है कि जिस तरह से तनवीर भाई, जिस तरह से यहाँ पर फरीद फानी साहब ने कहा, अपनी सफाई दी, सरकार की सफाई दी, अपने लोगों की सफाई दी। 2023 में इलेक्शन इंतखाबात होने वाले हैं, असेंबली शायद अप्रैल में होंगे। तो क्या लगता है आपको, किस तरह का रुझान जो है जम्मू कश्मीर का रहेगा और इलेक्शन में क्या कुछ नई अपडेट होगी, देखें, क्या जम्मू लगता है आपको? कश्मीर में यहाँ की लोकल गवर्नमेंट बनेगी। मुझे नहीं लगता है कि, मैं ये नहीं कह सकता कि किस पार्टी की बनेगी, लेकिन जरूर बनेगी तो वहाँ यहाँ की रीजनल पार्टी ही बनाएगी। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि सीटों से ज्यादा कोई सीट आएगी बीजेपी को, ये तो निश्चित बात है या क्लियर बात है। अगर हम जम्मू के दुकानदारों से पूछेंगे, यहाँ के सिटीजन से पूछेंगे, यहाँ के आम शहरों से पूछेंगे, तो वो जाहिरन कोई किसी जलसे में जाता होगा जब अमित शाह साहब आते होंगे या कोई मोदी साहब या कोई और साहब आते होंगे, उस वक्त चंद मुलाजमों को शायद लिया जाता होगा, या कुछ लोग किसी और डर से जाते होंगे, क्योंकि बीजेपी दूसरे तरीकों से लोगों को डराने की कोशिश करती है, मुझे पता है। लेकिन जाहिरन अगर हम दिल से चाहें, क्योंकि दिल बहुत दूर हो चुके हैं, दिल से कोई नहीं देगा वोट, ये तो क्लियर बात है। यहाँ का बिजनेसमैन रो रहा है, यहाँ को कारोबारी रो रहा है, यहाँ पे बाहर से लोग आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस पे कब्जा जमा लिया है। अब यहाँ के लोग किधर जाएंगे? उन्होंने तो दर बदर जाना है। मुझे नहीं लगता है किसी को वोट देंगे। हाँ, कोई यहाँ की रीजनल पार्टी होगी तो उसके साथ अगर कुछ बात कर सकते हैं यहाँ के सिटी के रहने वाले, यहाँ के शहरी जो हैं, तब जाके कोई बात हो सकती है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन बाहर का सेंटर का मुझे नहीं लगता है। बीजेपी तो बिल्कुल ही बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। आशिक भाई के पास जाऊंगा। आशिक भाई, क्या नजरिया आपका पूरे इस लाइव डिबेट के ऊपर है? मेरी यही गुजारिश है कि आपको ये इल्म है, हमारे पूरी रियासत में इस वक्त बदअमनी और बेचैनी है।
जितना जल्दी हो सके अगर इलेक्शन हो जाता तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता हमारी रियासत के लिए। जी। दूसरा ये कि हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपको पहले ये इल्म है कि 2 साल कोरोना रहा, कोरोना की वजह से भी बिल्कुल हमारी एजुकेशन पे काफी ज्यादा असर पड़ा। उसके बाद महंगाई, महंगाई से गरीबों पे ज्यादा असर पड़ा। जी। तीसरा, जो हमारा कारोबार था उसमें भी लोगों की किस्तें अभी पेंडिंग है, लोग अपनी किस्त नहीं दे पा रहे हैं। चौथी, बिल्कुल महंगाई उरूज पर जा रही है। तो अगर यहाँ पर इलेक्शन होता, डेवलपमेंट होती, तो तब जाकर लोगों को भी काफी ज्यादा राहत मिलती। बिल्कुल। जी, जहां तक मेरा एक नजरिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक भाई मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत पहले से जो है मैसेज कर रहे थे, मगर जो हमारा लाइव होता है प्रोफेशनल तरीके से होता है, यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जितने भी नाजरीन यहाँ पर देख रहे हैं, आज हमारा जो लाइव डिबेट था ये पावर शेड्यूल के लिए था, अनशेड्यूल पावर काट के लिए था। जो चिनाब वैली से बिजली यहाँ पर जो पैदावार है, बिजली की पैदावार होने के बाद भी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है सबज सोना दिखाया जाता है, जो है दिन में सपने दिखाए जाते हैं, उसके बाद भी जो है हमारे जो हक है वो नहीं दिया जाता है। 450 रुपए के आसपास जो है फ्लैट रेट कर दिया गया है गांव में लोगों को, और 750 से 800 के बीच में जो है शहर में कर दिया गया है। उसके बाद भी जो है लोगों को बिजली नहीं मिल पाती है, और जो फ्लैट रेट है वो उनको हर महीने जो है उनके घर में बिल आ जाता है। नाजरीन, अगर आपको यह डिबेट अच्छी लगी तो आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस डिबेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इसी तरह से हम आगे भी डिबेट करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, वार्तालाप होती रहेगी। कल मैं जम्मू जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते थे कि जब आप जम्मू आओगे तो आप हमें जरूर आगाह कर दीजिएगा। तो मैं जम्मू जा रहा हूं, अगर कोई भी मुझे मिलना चाहता है जम्मू से मैं, तो मैं जम्मू आऊंगा कल, इंशाल्लाह आप लोगों से जरूर मिलूंगा। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।